नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। वेलकम टू द क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हमने यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए एक फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। एज यू रिमेंबर, 1 नवंबर से हमने ये स्टार्ट किया था और इसके अंदर हमने सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी जो हमारी यूनिट 1 है वो हमने स्टार्ट की थी। आई एम होपिंग कि आप लोगों ने अभी तक के प्रीवियस पार्ट्स देख लिए होंगे। आज हम इसका पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं और पार्ट नंबर 4 में आज हम जियोमॉर्फोलॉजी के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो रिपीटेड क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं उसको मैंने ट्विस्ट करके आगे पीछे करके क्वेश्चंस को वापस से रिफ्रेम किया है ताकि आपको वही जो है वो लेवल मिलता रहे और आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट्स देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, प्रीवियस पार्ट्स जरूर देखिए। इसका को पीडीएफ भी मिलता है और आप इसको पीडीएफ अपने हिसाब से स्टोर कर सकते हैं, अपना एक क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत मेहनत से ये क्वेश्चंस कंपाइल किए जा रहे हैं, साथ में आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है। तो ये क्रैश कोर्स फॉर्मेट के अंदर ही चल रहा है पूरा लेक्चर। सो आज हम बात करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी के पार्ट 4 के बारे में। और नॉर्मली 9 बजे यहाँ पर एक वीडियो मिलता है हर 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए हम सो सॉरी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 4 जियोमॉर्फोलॉजी का। और उससे पहले आप जान लीजिए कि मेरे सोशल हैंडल कौन कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शुभेंदु नेट ज्योग्राफी ये टेलीग्राम मेरा चैनल है, हैंडल बोल सकते हैं उसको। यहीं पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे और क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पीडीएफ फ्री है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और यहाँ पर आप जाके इसको फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ज्योग्राफी से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं एनिमेशन के साथ। और जो भी जटिल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हम बहुत इजी वे के अंदर समझाने की कोशिश करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एक हमने पहल की है। ठीक है, इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है, ये चैनल डीपी है, नाम इसका शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। इसको जाके आप कीजिए, ज्वाइन कीजिए और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी और पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने एक और इसके अंदर चीज ऐड करी है। मैं क्लास के अंदर कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज ऐड करता रहता हूं। तो एक हमने स्टार्ट किया है कि जो मेन क्वेश्चन हमारे हैं उसको शुरू करने से पहले हम कुछ विजुअल एक्सरसाइज करते हैं। इसका मेन कारण ये है कि आपकी विजुअल मेमोरी को मुझे बूस्ट करना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में क्या होगा कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता भी है, डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आता है, तो आपके दिमाग में उसकी एक इमेज होनी चाहिए। और इमेज होगी तो आप बेहतर तरीके से उसको एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे, वो आपके दिमाग में रिटेन भी बहुत अच्छे से रहता है। ठीक है, तो हमने विजुअल एक्सरसाइज का स्टार्ट किया था। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप जरूर जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि इसको हम आगे और कंटिन्यू करें या इसका लेवल बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। ठीक है, तो क्या रहता है, विजुअल एक्सरसाइज के अंदर एक पिक्चर आती है, उसको मैं पढ़ देता हूं, उसके साथ एक क्वेश्चन अटैच होता है। उस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, ऑप्शंस भी पढ़ता हूं और आपको 20 सेकंड का एक समय मिलता है और आपको पिक्चर को देखते हुए एक आंसर बताना पड़ता है। तो उससे आपकी एक विजुअल मेमोरी बूस्टअप हो रही है और उसके बाद फिर हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए, आज का जो विजुअल मेमोरी का क्वेश्चन है वो ये है। ये पिक्चर आपको दे रखी है और क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई द वॉल्केनो एंड इट्स लावा टाइप आएगा यहाँ पर, एंड इट्स लावा टाइप। ठीक है, इस वॉल्केनो को आपको आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा है, और इसके लावा टाइप को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके ऑप्शन है शील्ड वॉल्केनो, बेसिक लावा, कैल्डेरा, एसिडिक लावा, कंपोजिट वॉल्केनो और न्यूट्रल लावा। चलिए, आपका समय शुरू होता है। अब 20 सेकंड का समय आपको मिलेगा। केबीसी की तरह ये है, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। पिक्चर देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, उसके बाद बताइए कि भी किस तरह का ये वॉल्केनो है और उससे एसोसिएटेड लावा कौन सा होना चाहिए। बताइए, इजी सा क्वेश्चन है बहुत। समय समाप्त होता है। ऑलराइट, तो ये पिक्चर कहती है कि भाई देखो ये किस तरह का एक वॉल्केनो है। यहां पर मुझे एक इस तरह से एक शील्ड बनी हुई दिखती है। अगर आपने एवेंजर्स वगैरह मूवी देखी हो तो कैप्टन अमेरिका की एक ऐसी शील्ड होती है। ठीक है, ठीक है, जिसको वो हमेशा हाथ में लिए चलता है। तो इस तरह से शील्ड की तरह जो डिजाइन बनती है, ढाल की तरह इसको हम कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं शील्ड वॉल्केनो। तो ये तो उसका बिल्कुल डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो साथ में इसका ये बेसिक लावा क्यों होगा? आंसर इसका ए ही है, शील्ड वॉल्केनो विद द बेसिक लावा। बेसिक लावा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, ठीक है, नीचे से जो लावा ऊपर की तरफ आ रहा है, मैग्मा जो ऊपर की तरफ लावा बन के बाहर आ रहा है, ठीक है, अगर वो मैग्मा या लावा, उसकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी मतलब वो कितना गाढ़ा है या कितना पतला है, अगर उसकी विस्कोसिटी कम है यानी कि वो पतला है, तो वो ज्यादा फ्लूइड होगा। फ्लूइड मतलब वो ज्यादा, मतलब पानी की तरह तरल होगा और वो ज्यादा डिस्टेंस तक जा सकेगा। तो कोई भी अगर मैग्मा नीचे से उठ रहा है और लावा बन के पृथ्वी की सतह पे बाहर आ रहा है और वो अगर ज्यादा दूरी तक जा रहा है, इस तरह से दोनों तरफ तक ज्यादा किलोमीटर वो रन कर रहा है, तो रिपीटेडली वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होगा
इस तरह से जो ये लावा बाहर आ रहा है वो इस तरह से ज्यादा किलोमीटर तक फैलेगा और वो एक पृथ्वी पे ढाल बना देगा इस तरह से। इसीलिए तो इस तरह का जो लावा होता है जो गाढ़ा नहीं होता है, ठीक है, जिसके अंदर आयरन मैग्नीशियम ज्यादा होता है, ठीक है, और जिसकी फ्लूइडिटी बहुत अच्छी होती है, उस तरह के लावा को हम कहते हैं बेसिक लावा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि शील्ड वोल्केनो तभी बनते हैं क्योंकि जो उससे लावा बाहर आ रहा है वो ज्यादा किलोमीटर तक जाता है, रन करता है, क्योंकि वो फ्लूइड होता है और उसकी वजह से वो ज्यादा किलोमीटर तक फैल जाता है और उससे अर्थ पर एक डोम जैसा शेप बनने को देखने को मिलता है। इसके विपरीत आप देखोगे, ठीक है, इस तरह से जब आपका वॉल्केनिक जो मैटर है यानी कि जो मैग्मा है वो बाहर आ रहा है और वो इस बार बहुत ज्यादा गाढ़ा है, गाढ़ा होने की वजह से क्या होगा, वो ज्यादा किलोमीटर तक रन नहीं कर पाएगा और वो यहीं इकट्ठा होने लग जाएगा, ठीक है, यहीं इकट्ठा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से रिपीटेड वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से वो इसके इस तरह से वेंट पर ही या क्रेटर पर ही इकट्ठा होने लगेगा और वो अब ढाल की जगह एक कोनिकल शेप लेने लगता है क्योंकि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं कॉम्पोजिट वॉल्केनो या सिंडर कोन वॉल्केनो हम इसे कहते हैं। तो इस तरह का जो लावा होता है जो बहुत ज्यादा किलोमीटर तक नहीं जा सकता, गाढ़ा है, जिसके अंदर सिलिका बहुत ज्यादा है, उसको हम एसिडिक लावा कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो पिक्चर को देख के आप बता सकते हैं कि किस तरह का ये वॉल्केनो टाइप है और इसमें क्या होगा, इसका लावा कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अगर ज्यादा ज्यादा किलोमीटर तक लावा बाहर फैल रहा है या फ्लो कर रहा है तो वो बेसिक लावा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर वो नहीं फैल रहा है तो फिर वो एसिडिक लावा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन हमारे विजुअल मेमोरी का। देखो, एक विजुअल मेमोरी का एक पिक्चर से एक पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, एक पूरा आपको दो क्वेश्चंस आपके सामने आ गए, दो तरह की चीजें हमने समझ ली है। तो सामने ये चीज थी इसीलिए आप इसको बहुत इजीली जो है वो क्या कर पाए, इसको विजुलाइज कर पाए। तो यहाँ पे यही हो रहा है, देखो यहाँ से इस तरह से मैग्मा ऊपर की तरफ चढ़ा और ये लावा बह के देखो पूरा यहां तक जा रहा है और वो आगे भी जाएगा क्योंकि ये पिक्चर तो छोटी है। इस तरह से जाने की वजह से पूरे अर्थ पे एक ढाल नुमा स्ट्रक्चर बना देता है ये तरह से, ठीक है, इसलिए इसको शील्ड कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं हम अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ। और इस क्वेश्चन का फॉर्मेट हमेशा मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, ऑप्शन भी पढ़ता हूं आपके लिए, उसके बाद आपको 20 सेकंड का समय मिलता है, उसी में आपको जवाब देना होता है और उसके बाद फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग अटेंटिव होकर आंसर दीजिएगा। अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो नोट डाउन जरूर कीजिए अपने पेन पेपर के अंदर, जो भी आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं उसके अंदर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन जरूर कीजिए जो भी मैं बोलता हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना प्लेस अ वाइटल रोल इन द डिस्पर्जन ऑफ मैजेस्टिक डायनासोर्स, ठीक है। पहला है, देखो ये ऑप्शन के अंदर थोड़ी गड़बड़ी है, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा, ठीक है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना प्लेज अ वाइटल रोल इन द डिस्पर्जन ऑफ मैजेस्टिक डायनासोर, ठीक है। पहला है वॉल्केनिक इरप्शन, दूसरा है जोनल फॉल्टिंग, तीसरा है ग्लोबल कूलिंग और चौथा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। ये नहीं ऑप्शंस, ये ऑप्शंस करेक्ट है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए क्या होगा। डायनासोर्स के एक्सटेंट होने का कारण इनमें से क्या है? सरल भाषा में कहा जाए तो ये यही कह रहा है। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय समाप्त होता है। सो इसका आंसर होगा ए, वॉल्केनिक इरप्शंस। जी हाँ, कुछ लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं है, वॉल्केनिक इरप्शंस हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल से जुड़ा हुआ क्यों था? इसने पीरियड नहीं पूछा लेकिन इसने रीजन पूछ लिया। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डायनासोर जो थे वो कौन से पीरियड में पाए जाते हैं। तो डायनासोर बेसिकली हमारे ये जुरासिक पीरियड के अंदर पाए जाते थे, ठीक है। और ये पीरियड किसका पार्ट था? ये मेसोजोइक एरा का पार्ट था। हुआ ये था कि जब ये जुरासिक पीरियड खत्म होता है उसके बाद एंड ऑफ मेसोजोइक एरा यानी कि ये जो क्रिटेशियस पीरियड आता है, इस पीरियड के अंदर डायनासोर का खात्मा हो जाता है। डायनासोर जुरासिक पीरियड में पाए जाते हैं और क्रिटेशियस पीरियड में ये खत्म हो जाते हैं। कारण इसका है वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। एक और इसके अंदर एक थ्योरी है जो कहती है बहुत बड़ा एक मीटियोराइट आके अर्थ पे टकराया था जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ था और एकदम से क्या हुआ था कि हीटिंग बढ़ गई थी क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस भी हो गए थे और ब्लास्ट भी बढ़ा था। और वॉल्केनिक इरप्शंस से क्या हो रहा था, बहुत सारे जो वॉल्केनिक मैटर है वो हमारे पृथ्वी की सतह पे आ गए थे जो अर्थ की हीट को ट्रैप कर रहे थे। और जो डायनासोर हैं उनके पास अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की वो जो कैपेबिलिटी थी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि बहुत जबरदस्त ग्लोबल हीटिंग होने लगी थी। बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन इरप्ट हुए थे और बहुत सारा जो वॉल्केनिक मैटर है
वो आपके एटमॉस्फेयर में चला गया था, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा 4x, मतलब आप मान लीजिए 100 गुना या 10 गुना या 300-400 गुना बहुत ज्यादा बढ़ गया था ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से ग्लोबल हीटिंग हुई थी और उसकी वजह से डायनासोर्स का खात्मा हुआ था। इसके पीछे, इस वॉल्केनिक इरप्शन के पीछे आप थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि भी हाँ, प्लेट टेक्टोनिक्स तो थे ही थे, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक भले हमें 1970s में पता पड़े हैं, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक पहले से ही थे, पता हमें बाद में पड़े, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थे। तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट इस तरह से हुआ जिससे वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत जबरदस्त होने लगी, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वॉल्केनिक मैटर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में चला गया, जिसने क्या किया, एटमॉस्फेरिक हीट को ट्रैप कर लिया, अर्थ की ग्लोबल हीटिंग हुई, उसकी वजह से डायनासोर जो है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जियोलॉजिकल स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑल्दो आपके मेंशन नहीं होता, लेकिन बहुत सारे स्टेट पीसीएस के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर ये मेंशन होता है। तो एक ब्रीफली हम यहाँ पे समझ लेते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल बेसिकली क्या है। अर्थ की उत्पत्ति से लेकर 4.5 बिलियन ईयर अगो से लेकर हम मान लीजिए जब से अर्थ का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक, ये जो टाइम पीरियड है, इसको साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम ब्रैकेट्स के अंदर बांध दिया है। ये टाइम ब्रैकेट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे बड़ा जो है वो इयॉन है, उससे छोटा एरा है, उससे छोटा पीरियड है, और लास्ट में एपोक आता है। इयॉन के अंदर आप देखोगे यहाँ से आप देखो हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, ठीक है, इसको क्लब करके एक पूरा प्री कैम्ब्रियन एरा बोला जाता है, ठीक है। ये अलग अलग ये आपके इयॉन्स हैं, और जो रिसेंट जो इयॉन चल रहा है वो हमारा चल रहा है फेनेरोजोइक इयॉन, ठीक है। इसी तरह से एरा है, प्री कैम्ब्रियन एरा आपने कई बार सुना होगा। प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर अरावली माउंटेन रेंजेस जो है उनका जन्म हुआ था। उसके बाद आता है पैलेजोइक एरा, फिर आता है मीजोजोइक एरा, और ये बिल्कुल रिसेंट एरा है सीनोजोइक एरा। कोई आपसे पूछे कि आप कौन से एरा में हो, तो आप सीनोजोइक एरा के अंदर हो, ठीक है। इसी तरह से फिर ये जो एराज हैं वो कुछ पीरियड्स के अंदर डिवाइड है। जैसे पैलेजोइक एरा के अंदर पहला आया कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन और पर्मियन। इस तरह से मीजोजोइक एरा के अंदर आया आपका ट्रायसिक, जेरासिक, क्रेटेशियस। ये क्रेटेशियस के अंदर डायनासोर का खात्मा हुआ, ठीक है। सीनोजोइक एरा फिर अलग अलग पीरियड के अंदर डिवाइड है, टर्शरी और क्वाटरनरी। उसके बाद ये जो लास्ट वाला जो पीरियड है, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये कुछ एपॉक के अंदर डिवाइडेड है। और ये जो है यहाँ से शुरू होता है पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, और ये प्लिस्टोसीन और ये होलोसीन। प्लिस्टोसीन कौन सा था? ये था हमारा लास्ट आइस एज, लास्ट ग्लेशिएशन पीरियड जो हुआ था वो प्लिस्टोसीन जो है हमारा एपॉक था। और ये जो होलोसीन है, यहां पर हमें देखने को मिला है, क्या देखने को मिला है, यहीं से जो है मॉडर्न मैन आने लगा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलती है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि इसका मतलब ये कि ये जो है पुराना है, फिर ये उससे थोड़ा सा नया, फिर ये नया, इस तरह से आपको जो है टाइम पीरियड देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझ में आ गया होगा, और आपको ये आना भी चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, और उसको बताना भी आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, और यहाँ पे दे रखे हैं स्कॉलर्स, यहाँ पे दे रखे हैं इनकी थ्योरी। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइम स्टार्ट में करता हूं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए कौन सा किसका है? ये यहां पर कोर्स लिखे हुए, बताइए। स्कॉलर को आपको थ्योरी से मैच करना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूजीसी नेट के अंदर। बताइए, हो गया टाइम समाप्त, ठीक है। तो सबसे पहले है हॉल एंड डाना। तो हॉल एंड डाना ने क्या दिया है भैया? हॉल एंड डाना ने दिया है जियोसिंक्लाइन, हैरी हेस्ट ने दिया है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हटन ने दिया है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, और जेफरी ने दिया है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। यानी कि ए को मैं कहूंगा 3, ये रहा मेरा 3 आंसर। तो ये आपका डी इसका आंसर हो जाएगा, A3 B4 C1 D2, A3, ठीक है, B4 C1 और ये D2, इसका आंसर होगा डी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारी थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। सी फ्लोर स्प्रेडिंग कौन सी थ्योरी है? प्लेट टेक्टोनिक के पहले वाली थ्योरी है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी एक माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी है। बहुत सारी थ्योरी है माउंटेन बिल्डिंग्स के अंदर, ठीक है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थ्योरी है, इस तरह से थ्योरी है। इस तरह से ये थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन भी आई थी, ठीक है, जिसको हॉल एंड डाना ने दिया था। उसके बाद यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, ये कई बार हम पढ़ते हैं, ठीक है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर इसको हम पढ़ते हैं। ये आपके यूपीएससी के अंदर भी आता है, ये आपके यूजीसी नेट के अंदर भी आता है, और ये आपके पीसीएस के अंदर भी आता है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी प्रोसेसेस, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो अर्थ के नीचे और ऊपर ऑपरेट करते हैं, वो अर्थ के जन्म से लेकर अभी तक ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। और इन फोर्सेस की वजह से एक सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म होता है। ये यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन के अंदर असर्शन कहता है कि भाई डाइवर्जेंट प्लेट
एक्सक्यूज मी, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन कॉस सी फ्लोर स्प्रेडिंग। रीजन इसका दे रखा है कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट्स। और ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं, आपको बीच में लगाना है क्योंकि, या जिसको हम बिकॉज कहते हैं। बिकॉज लगाइए, रिलेशन मिलता है, तो आंसर बताइए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए क्या होगा। समय समाप्त होता है, तो देखते हैं पहले आदर्शन क्या कह रहा है। आदर्शन कह रहा है कि भाई डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन कॉस सी फ्लोर स्प्रेडिंग। डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन कौन से होते हैं, जहां पर प्लेट जो है वो बाउंड्री जहां से प्लेट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां से सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दो प्लेट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, नीचे से क्या होता है, मैग्मा ऊपर लावा बन के आता है, जिससे सी फ्लोर जो है हमारा बढ़ता है। ठीक है, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन इसका दे रखा है कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट। अभी कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन कौन सी होगी, इसको आप कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन नहीं मानेंगे, कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन को ही डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन कहा जाता है। क्योंकि जब दो प्लेट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो नई क्रस्ट ऊपर आती है, तो ये नई क्रस्ट आ रही है तो इससे अर्थ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन कहा जाता है। तो जब कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन जो जहां होती है वहां पर फॉल्ट बनते हैं, तो ये बात भी सही है, क्योंकि फॉल्टिंग कब होती है, जब आपके टेंशनल फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, जब टेंशनल फोर्सेस कौन से होते हैं, जहां पर दो प्लेट या दो रॉक ब्लॉक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां पर फॉल्टिंग होती है, इस तरह से फॉल्टिंग होती है। तो ये सही है। कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। क्यों, क्योंकि कन्वर्जेंस की वजह से क्या होता है, एक प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है, सबसाइड कर जाती है, और ये प्लेट जाके फिर लावा बन जाती है, मैग्मा बन जाती है। तो यहां पर जो है अर्थ क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहा जाता है, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स को। ठीक है, और जब कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जहां पर होती है वहां पर कन्वर्जेंट फोर्स लगता है या कंप्रेशनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से फोल्ड्स बनते हैं। ठीक है, फॉल्टिंग नहीं होती कभी भी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहां पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात हो रही है, यहां पर फॉल्ट्स की बात हो रही है, दोनों चीजें अलग हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन बी इससे रिलेट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है, जहां ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है प्लेट जा रही है इस तरह से। और यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे किस तरह से डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर ही आपको फॉल्टिंग देखने को मिलती है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी नूबियन प्लेट है, ये हमारी सोमालियन प्लेट है। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो यहाँ पर एक ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बनती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। वापस से यहां पर प्लेट के नाम है और यहां पर इनके डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, ये इनके कोड्स दे रखे हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि भी किसका क्या इसका सही कोड होगा। तो आपका समय शुरू होता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक वन वर्ड है, तो आपका समय शुरू होता है। अब बताइए ABCD कौन सा होगा इसके अंदर, बताइए क्या होगा। समय होता है समाप्त, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का मूवमेंट कहां होता है। तो भैया इसका तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है। अगर आपको ध्यान हो तो गोंडवाना लैंड से टूट के पूरा इंडियन लैंड मास नॉर्थवर्ड जर्नी किया था और जाके फिर वो यूरेशियन लैंड मास से टकराया था, तो इसका तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट ही है। ठीक है, उसके बाद कोकोस प्लेट शायद आपको नहीं पता हो, तो पैसिफिक प्लेट आपको पता होना चाहिए। पैसिफिक प्लेट जा रहा है वेस्ट की तरफ और इसी से ही साथ साथ कन्वर्ज कर रही है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट दोनों ही वेस्ट की तरफ जा रही है, तो सी का क्या होगा, ये सी का हमारा ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेस्का प्लेट आपको पता वैसे भी होना चाहिए, नेस्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट दोनों कन्वर्ज कर रही हैं, जिससे क्या बन रही है, हमारी एंडीज माउंटेन चेन बन रही है। आपको ध्यान होता है यहाँ पर ये इस तरह से कन्वर्ज कर रही है, नेस्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट यहाँ पे एंडीज कर रही है, पिछले पार्ट में हमने देखा है। तो ये इस तरफ अगर जारी है तो यहाँ पर क्या है, ईस्ट है। वर्ल्ड सिनेरियो पे अगर मैं देखूं तो ये ईस्ट है, तो नेस्का प्लेट जो है वो हमारी ईस्टवर्ड हो गई, और जो बचा हुआ हो गया कोकोस प्लेट तो वो हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो क्या हुआ इसका आंसर, A2 हुआ, A3, यस A3। उसके बाद कोकोस प्लेट का हमारा क्या है, कोकोस प्लेट का हमारा नॉर्थ ईस्ट है, A3C4 दोनों में है, तो ये दोनों तो गए। उसके बाद अब आ जाओ सी का क्या होगा, पैसिफिक प्लेट वेस्ट के अंदर सी का जो होगा वो 1 होगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। और डी हमारा हो जाएगा, नेस्का प्लेट हमारा हो जाएगा ईस्ट में, डी हो जाएगा 2, सॉरी बी आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, A3 हो गया, ये A3 हो गया,
कोकोस प्लेट नॉर्थ ईस्ट हो गया, पैसिफिक 1 हो गया, और नेस्का प्लेट हमारा हो गया, सॉरी नेस्का प्लेट हमारा हो गया ईस्ट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया हमारा नॉर्थ, ठीक है। कोकोस प्लेट नॉर्थ ईस्ट हो गया, पैसिफिक प्लेट हमारा वेस्टर्न हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, A3, ठीक है। उसके बाद बी का 4, उसके बाद सी का 2, और उसके बाद डी का हो गया हमारा 1। तो बी इसका सही आंसर होगा। इसको हम यहाँ पे मैप पे देखते हैं ताकि आपको ये पूरा प्लेट मूवमेंट जो है वो विजुअलाइज होना आपको जरूरी है। देखो मोटा मोटा देखो, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये जा रही है वेस्ट में, ये हमारी पूरी पैसिफिक प्लेट है, ये भी जा रही है वेस्ट में, ठीक है, दिख रहा है। ये नेस्का प्लेट है, ये देखो ईस्ट में जा रही है, साउथ अमेरिकन प्लेट ये वेस्ट में जा रही है, तो ये बनती है हमारी, क्या बनती है, एंडीज बनती है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये अफ्रीकन प्लेट है, ये नॉर्थ ईस्ट आप इसको बोल सकते हो। यूरेशियन प्लेट को आप पूरा ईस्टवर्ड बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन प्लेट की बात हो रही है, ये पूरा इंडियन ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन प्लेट है, ये देखो नॉर्थवर्ड जा रहा है, ये नॉर्थवर्ड जा रही है, ठीक है, ये हो गया। और ये जो कोकोस प्लेट यहाँ पर है छोटी सी, इसका जो प्लेट मूवमेंट है वो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपको मोटे मोटे ये जो प्लेट मूवमेंट्स पता होने चाहिए। स्कॉटिया प्लेट यहाँ पे देखो ये वेस्टवर्ड जा रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से ये जो एंटार्क्टिक प्लेट है, देखो ये कहाँ जा रही है, ये साउथवर्ड जा रही है, यहाँ से एंटार्क्टिक प्लेट, ठीक है। इसके अलावा ये पैसिफिक प्लेट हो ही गया, ये फिलीपींस प्लेट भी जो हो गया वो वेस्टवर्ड ही जाएगी, ठीक है। तो ये आपको जो मेजर प्लेट्स है हमारी 7 मेजर प्लेट है, उनके तो प्लेट मूवमेंट्स आपको पता होने ही चाहिए। तो माइनर प्लेट्स में से कभी कभी नेस्का प्लेट से पूछता है, कभी कोकोस प्लेट से पूछ सकता है। इस बार शायद वो स्कॉटिया प्लेट से आपसे पूछ लेगा, स्कॉटिया प्लेट जो है वो कहाँ जा रही है। तो ये आपको प्लेट मूवमेंट्स याद होने चाहिए, इसको आप याद मत कीजिए, इसको आप मैप को कई बार देखिए तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगने लगेगा कि भाई प्लेट का मूवमेंट्स कहाँ हो रहा है। अब देखो ये जो क्या है, ये हमारे देखो ये पूरी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, क्योंकि यहाँ पर मिड अटलांटिक रीजेस है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखो ये पूरी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, क्योंकि यहाँ पर मिड इंडियन अटलांटिक रिज है, यहीं से आपके इसके हमें एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं। स्कॉटिया प्लेट, ठीक है, कार्लसबर्ग प्लेट, चागोस, सेंट पॉल रिज, इस तरह की जो रिजेस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये आपको कई बार देखना पड़ेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली ये प्लेट मूवमेंट्स याद होने लग जाएंगे, ठीक है, इसको रटना मत। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज करना है इनको ऑर्डर में इन देयर अकरेंस, ऑर्डर इन द अकरेंस, यानी कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला है रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स, दूसरा है फ्लाइट फ्रॉम पोल्स, तीसरा है ओपनिंग ऑफ टेथिस, चौथा है रिफ्टिंग ऑफ पैंजिया इनटू 2 पार्ट्स, फिर पांचवा है डिस्ट्रप्शन ऑफ गोंडवाना एंड इट्स ब्रेकिंग पार्ट। यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसको आपको अरेंज करना है उसकी टाइमलाइन पर, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है। ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर ABCD, और आपको बताना है क्या होगा, और आपका समय शुरू होता है अब, बताइए बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय समाप्त होता है। तो पहले देखते हैं हम क्या क्या आना चाहिए, पहले पहले रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स आना चाहिए। जी हाँ, पेंजिया बनने से भी पहले आप देखोगे, पेंजिया तो एक बेसिकली सारे कॉन्टिनेंट्स का मिलके एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, ये बात हम जानते हैं। पर पेंजिया भी जब बना ना, तो उससे पहले जो रॉक कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स थे, जिसको हम नहीं जानते, जिसकी हम डेटिंग भी नहीं कर पाए हैं, वो सारे कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स भी साइंटिस्ट बताते हैं उनमें भी जो है वो ड्रिफ्टिंग हुई थी, और वो सारे एक साथ इकट्ठा होके नॉर्थ पोल पे जाके इकट्ठा हो गए थे, ठीक है। तो इसको पहला फेज कहा जाएगा रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स टू मेक पैंजिया, ठीक है। सारे कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स एक साथ मिलके पैंजिया बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, फिर यही क्या हुआ, पैंजिया में क्या हुआ, फ्लाइट फ्रॉम पोल्स हुआ, यानी कि नॉर्थ पोल से ये सारे कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स जो हैं उस पर 2 तरह के फोर्स लगने लगे, इक्वेटोरियल फोर्स और एक वेस्टवर्ड फोर्स, यानी कि नॉर्थ पोल को छोड़ के ये सारे कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स नीचे की तरफ आने लगे, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड क्या आना चाहिए, रिफ्टिंग ऑफ पैंजिया इनटू 2 पार्ट्स। बिल्कुल, ये पैंजिया 2 पार्टों में टूटा, दरार आई उसके अंदर, दरार आने से क्या हुआ, टेथिस का ओपनिंग हुआ, और टेथिस का ओपनिंग के बाद क्या हुआ, जब ये 2 पार्ट में पैंजिया टूट गया, नॉर्दर्न पार्ट कहलाया अंगारा लैंड, सदर्न पार्ट कहलाया गोंडवाना लैंड। तो यही यहाँ पे दे रखा है डिस्ट्रप्शन ऑफ गोंडवाना लैंड्स एंड इट्स ब्रेकिंग पार्ट, ठीक है। तो फिर गोंडवाना लैंड में जितने भी वो कॉन्टिनेंट्स थे उनका फर्दर डिस्ट्रप्शन हुआ, जिसमें से इंडिया निकल के चला गया नॉर्थवर्ड, साउथ अमेरिका निकल के चला गया वेस्टवर्ड। तो इसका सही क्रम क्या होना चाहिए, इसका सही जो क्रम है वो आपका थर्ड होना चाहिए। पहले 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4th आएगा, ठीक है। रिफ्टिंग हुई, उसके बाद पैंजिया में दरार आई, उसके बाद टेथिस बना था, इसलिए हम ओपनिंग ऑफ टेथिस इसको कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में डिस्ट्रप्शन ऑफ गोंडवाना एंड इट्स ब्रेकिंग पार्ट। और इसका जो फेज है, जो हिमालयन अपलिफ्टमेंट जो है वो अभी भी चल रहा है, ये बात आप जानते हैं। जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थवर्ड मूव कर ही रही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये जो टेथिस जो ये बना था ना, ये टेथिस सी जो बन गया, जिसको हम कहते हैं मेडिटेरियन सी, जिसको हम कहते हैं,
ठीक है, बचा हुआ जो पार्ट है उसका, इसी टैथिस सी के जो सेडिमेंट्स है वो फोल्ड होके बनाते हैं हमारी सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेंज ऑन सरफेस, जिसको हम हिमालयास कहते हैं। तो हिमालयास का जो जो आप देखोगे ना, जो टेक्सचर है वो आपका टैथिस सी के ही सेडिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए जब आप हिमालयस, अगर आप कभी नॉर्थ साइड जाते हो तो आप देखना कभी भी कि हिमालयस का जो टेक्सचर है ना वो आपको सेडिमेंट्री रॉक जैसा सेडिमेंट देखने को मिलता है, जबकि अरावली का अगर आप देखोगे तो अरावली में आपको रॉकी सरफेस देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये छोटी सी बात मैंने आपको बता दी, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए, तो ये इसका मैंने एक एक्सप्लेनेशन लगा रखा है। देखो, ये सारे कॉन्टिनेंटल लैंडमार्क्स मिल गए और ये नॉर्थ पोल पे इकट्ठा हो गए, तो ये बना पेंजिया। ठीक है, अब इस पेंजिया के अंदर क्या हुआ, फ्लाइट फ्रॉम पोल्स हुआ। ठीक है, फ्लाइट फ्रॉम पोल्स हुआ और ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में के अंदर टूटा, दरार आ गई पेंजिया के अंदर। दरार आने की वजह से ये पार्ट बना हमारा टेथिस सी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारा टेथिस सी है, और उसके बाद ये अंगारा लैंड फर्दर टूटा, गोंडवाना लैंड फर्दर टूटा, और फिर हमारे पास ये इस तरह से प्रेजेंट जो है वो कंडीशन आती है। यहाँ पे आप देखो, ये जो गोंडवाना लैंड है, यहीं से हमारा इंडियन लैंडमास जो है वो निकल के अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी करता है, जहाँ के यूरेशियन प्लेट से टकराता है, जिसकी वजह से बनते हैं हमारे हिमालयस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल अपॉन विच द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट्स इज नोन एज ब्रायोस्फीयर, मेसोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या स्टेनोस्फीयर। वेरी इजी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, इसको आप कर ले जाएंगे बहुत आसान से। बताइए क्या होगा। ये लगता बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर होना चाहिए डी, एस्थेनोस्फीयर। जी हाँ, यहां पे आप देखिए क्या बोलता है ये कि अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, यानी कि मेंटल का अपर पार्ट, ये देखो ये मेंटल का अपर पार्ट, जहां पर क्या होता है, जहां पर क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट, यानी कि अर्थ की क्रस्ट फ्लोट करती है। और टू बी वेरी प्रिसाइज, सारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी हैं, जो बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिसके ऊपर फ्लोट करती हैं, जो सेमी सॉलिड मैग्मा है हमारा, ठीक है, वो कहलाता है एस्थेनोस्फीयर। ये पूरा जो क्या कहलाता है, ये मैग्मा चैम्बर कहलाता है। मोस्टली जितना भी हमारा सेमी मोल्टन पार्ट के अंदर जो रॉक्स हैं वो यही पाई जाती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फिर ये ब्रायोस्फीयर क्या है। ठीक है, ब्रायोस्फीयर बेसिकली हमारे अर्थ के जो कोर वाला जो पार्ट है, यानी कि इनर कोर और आउटर कोर को कलेक्टिवली ब्रायोस्फीयर कहा जाता है, मेंटल को मेसोस्फीयर कहा जाता है और क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहते हैं, ये बात सब जानते हैं, मेंटल को मेसोस्फीयर कहते हैं कई बार। ठीक है, ये मेसोस्फीयर वो एटमॉस्फेयर वाला से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन अर्थ के इंटीरियर के संदर्भ में आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा मेंटल, और अगर भाई वो क्लाइमेटोलॉजी के संदर्भ में आ रहा है तो फिर तो वो हमारी वो लेयर हो जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, ओजोन पाई जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट वाला जो है हमारा जो इनर कोर और आउटर कोर है उसको हम ब्रायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बेसिक लावा। ठीक है, हमारे जो हमने पहली विजुअल एक्सरसाइज की थी उससे जुड़ा हुआ कुछ एक क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन है हाईली विस्कस, लैक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, Fe मतलब आयरन, Mg मतलब मैग्नीशियम, लैक ऑफ सिलिका कंटेंट एंड लाउड एक्सप्लोजंस। बताइए क्या होगा। बेसिक लावा का इनमें से क्या फीचर है, बताइए। ऑलराइट, समय समाप्त होता है। तो इनमें से क्या फीचर होना चाहिए आपको देखना है, नहीं देखना है। तो क्या बेसिक लावा हाईली विस्कस होता है, क्या वो गाढ़ा होता है, नहीं होता, तो ये तो नहीं है। क्या उसके अंदर आयरन एंड मैग्नीशियम की कमी होती है, बिल्कुल नहीं, उनके अंदर आयरन एंड मैग्नीशियम लैक लिखा हुआ है, भरपूर मात्रा के अंदर होता है, तो ये भी नहीं। क्या उसके अंदर सिलिका कंटेंट की कमी होती है, तो ये सही है बिल्कुल। क्या उसमें लाउड एक्सप्लोजन होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। बेसिक लावा के अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया था वो बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, तरल होता है, पानी की तरह जो है वो बह जाता है ग्रेटर डिस्टेंस से तक। ठीक है, इसलिए इसको हम बेसिक कहते हैं। साथ ही मैंने कहा था कि उसके अंदर सिलिका कंटेंट नहीं होगा। इसी से आप समझ सकते हैं जिस भी मैग्मा के अंदर सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है तो वो गाढ़ा होने लगता है, जिसके अंदर वो कम होता है तो वो पतला हो जाता है। तो बेसिक लावा के अंदर डेफिनेटली, क्योंकि वो पतला है तो उसके अंदर सिलिका कंटेंट कम होगा, यही इसका सही आंसर बनता है। एक और एक चीज है कि एसिडिक और बेसिक लावा के अंदर एक्सप्लोजन टाइप भी होते हैं। एसिडिक लावा के अंदर नॉर्मली देखा गया है कि वो लाउड एक्सप्लोजन करते हैं, ठीक है, और बेसिक लावा के अंदर ये पाया जाता है कि उसमें क्वाइट एक्सप्लोजन होते हैं, यानी कि चुपचाप एक्सप्लोजन हो जाता है, बहुत ज्यादा आवाज नहीं आती। यहाँ पे हम इसका डिफरेंस देखते हैं, बेसिक लावा और एसिडिक लावा का कुछ बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिका होता है, बहुत कम होता है, 50% से कम होता है, और एसिडिक लावा के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका पाया जाता है। ठीक है, हाईली फ्लूइड, ठीक है, पानी की तरह बह जाता है ग्रेटर डिस्टेंस तक, और ये हाईली विस्कस,
गाढ़ा स्टिकी जो होता है इसलिए बह नहीं पाता, इसलिए क्रेटर के आसपास जो है वो इकट्ठा होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसकी जो फ्लो की स्पीड होती है वो 20 माइल्स पर आवर होती है, बहुत धीरे धीरे जाता है क्योंकि गाढ़ा है ये। ठीक है, इसमें ये ज्यादा डिस्टेंस तक ये ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से इस तरह से डोम बनाता है। ये ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता, इसी तरह से यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होते होते इस तरह से यहाँ पे कोन्स बनने लगते हैं। ठीक है, जेंटली स्लोपिंग कोन्स होंगे, यानी कि जो ढाल होगा वो जेंटल होगा इस तरह से, और यहाँ पर क्या होगा, स्टीप साइडेड होंगे, यानी कि यहाँ का जो ढाल होगा, स्लोप होगा, वो स्टीप होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लोजिव एक्टिविटी कम होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, शॉर्टर पीरियड बिटवीन द एक्सप्लोजन, दो एक्सप्लोजन के बीच में जो होता है पीरियड छोटा होता है। यहाँ पर लॉन्गर पीरियड होते हैं, दो एक्सप्लोजन के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो ज्यादा होता है। इसमें ऑल्टरिंग लेयर्स नहीं होती, क्योंकि वैसे भी जो है वो लावा बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक जा रहा है। यहाँ पे आपको मल्टीपल लेयर ऑफ देखने को मिलती है, क्योंकि बार बार यहाँ पे जब लावा इकट्ठा होने लगता है तो एक लेयर बनी, फिर ये दूसरी लेयर बनी, फिर ये तीसरी लेयर बनी, इसी तरह से ये कॉम्पोजिट लावा के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, the drainage system in which tributary moves in the direction of the main stream but joins it at the right angle। इसके ऑप्शन हैं subsequent ड्रेनेज सिस्टम, कॉन्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट या नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसमें आपको कीवर्ड पकड़ना है कि ट्रिब्यूटरी जो है वो मेन जो रिवर चैनल है उसके डायरेक्शन में जा रही है, उसी के डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, उससे आके मिल रही है फिर वो राइट एंगल पे, तो क्या होगा। समय समाप्त होता है। इसका आंसर सब्सिक्वेंट होगा क्या? आई डोंट थिंक सो, सब्सिक्वेंट नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंट भी नहीं होगा, ऑब्सिक्वेंट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका आंसर है रिसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। जी हाँ, क्या होता है रिसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम समझते हैं। उससे पहले आप पहले देख लो कि ड्रेनेज जो टाइप होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। इसको पैटर्न नहीं कहा जाएगा, लॉजिकली इसको ड्रेनेज टाइप कहा जाएगा। पैटर्न तब होता है जब हम इसको डेंड्रिटिक बना देते हैं, इसको हम रेडियल बना देते हैं, इसको हम ट्रिलिस बना देते हैं, इस तरह से वो आपका पैटर्न होता है। तो ये ड्रेनेज टाइप है। ड्रेनेज टाइप दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, डिस्कॉर्डेंट और कॉन्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट मतलब जो जहां पर वो रिवर फ्लो कर रही है उसकी रिलीफ से वो उलट चलती है, उसकी रिलीफ से कोई इसका रिलेशन नहीं होता, कोई कोरिलेशन नहीं होता है। कॉन्कॉर्डेंट मतलब जहां पर रिवर फ्लो कर रही है उसके रिलीफ के साथ वो तालमेल बना के चलेगी, यानी कि वहां पर कोरिलेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कॉन्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट मतलब जो है वो उससे रिलीफ से अलग हटके चल रही है, रिलीफ के साथ तालमेल बना के नहीं चलती है। कॉन्कॉर्डेंट मतलब जहां पर रिवर फ्लो कर रही है उसके रिलीफ के साथ वो तालमेल कोऑर्डिनेशन बना के चलती है। डिस्कॉर्डेंट के अंदर आते हैं दो सुपर इम्पोज्ड एंटीसीडेंट, और कॉन्कॉर्डेंट के अंदर आते हैं फिर कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, रिसिक्वेंट और ऑब्सिक्वेंट। ठीक है, ये आपको बेसिक क्लासिफिकेशन, यूजीसी नेट लेवल का ये क्लासिफिकेशन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहां पे देखो, पहले हम बात करते हैं डिस्कॉर्डेंट के बारे में। डिस्कॉर्डेंट में मैंने कहा कि भाई वो ड्रेनेज सिस्टम जो जहां से रिवर फ्लो कर रही है वहां के रिलीफ में अपलिफ्टमेंट हो रहा है, सब्सिडेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक्स वाई जेड, वो रिवर वहां पर अपना ओरिजिनल स्लोप बनाते हुए फ्लो करते हुए चलती रहेगी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि नीचे क्या हो रहा है। उस तरह का ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसके प्राइम एग्जांपल दो हैं, सुपर इम्पोज्ड और एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट के अंदर क्या होता है, देखो ये एक पूरा एक रिलीफ पैटर्न है, यहाँ पर एक रिवर फ्लो कर रही है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, यहाँ पर अपलिफ्टमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी रिवर ने अपना स्लोप नहीं तोड़ा, अपना कोर्स चेंज नहीं किया, रिवर फ्लो करते रही। अब रिवर ने इसको क्या है, काट के वी शेप वैली बना के यहां से रिवर चली गई। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो हिमालयन ओरिजिनी से पहले ही एग्जिस्ट करती थी, हिमालयन ओरिजिनी के बाद भी वो एग्जिस्ट करती हैं। तो वो ड्रेनेज सिस्टम जो नीचे के रिलीफ में अपलिफ्टमेंट हो रहा है या सब्सिडेंस हो रहा है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको काट के आगे निकल जाती है, तो वो एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम होता है। सुपर इम्पोज्ड बेसिकली वो ड्रेनेज कहलाएगा। इट इज अ टाइप ऑफ डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम। वो ये कहता है कि भाई रिवर फ्लो कर रही है, रिवर वैली डीपनिंग करते हुए जा रही है, तो वैली डीपनिंग करते करते कभी उसके पास हार्ड रॉक्स भी आएंगी, कभी सॉफ्ट रॉक्स भी आएंगी, कभी हार्ड रॉक भी आएंगी, कभी सॉफ्ट रॉक भी आएंगी, लेकिन रॉक टाइप से उसके ड्रेनेज में कोई फर्क नहीं आ रहा। अगर नीचे हार्ड रॉक्स भी आ गई तब भी वो उसको काटेगी, नीचे सॉफ्ट रॉक्स भी आ गई तब भी वो उसको काटेगी। इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो हमारा सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गए हमारे डिस्कॉर्डेंट के दो टाइप। इसके बाद आते हैं आपके कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम, और इसके अंदर हमारे आते हैं कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट और रिसिक्वेंट और ऑब्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या है, कॉन्सिक्वेंट बना है कॉन्सिक्वेंस से, तो भैया एंटीसीडेंट ड्रेनेज के कॉन्सिक्वेंस से बनने वाले ड्रेनेज सिस्टम जो होंगे वो कहलाएंगे हमारे कॉन्सिक्वेंट, यानी कि जो मेन ड्रेनेज तो बन गया,
अब उसके बाद यानी कि कोई भी एरिया के अंदर अपलिफ्टमेंट या सब्सिडेंस होने के बाद बनने वाले जो ड्रेनेज सिस्टम होंगे वो हमारे एज अ कॉन्सिक्वेंस बन रहे हैं, तो वो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, पेनिसुलर रिवर्स को कहा जाता है कि वो एक कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि जब डेक्कन ट्रैप्स बने, वहां पर प्लेटू बना, उसके बाद वहां से फिर जो है रिवर्स ओरिजिनेट होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो लैंडफॉर्म के अपलिफ्टमेंट से या उसके किसी भी तरह के चेंज से बनने वाले ड्रेनेज सिस्टम कहलाते हैं कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। सब्सिक्वेंट क्या होता है? सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम होता है जब कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स के अंदर हेडवर्ड इरोजन होता है। यहां समझते हैं, तो देखो ये इस पूरे लैंडफॉर्म के अंदर क्या हुआ, एक अपलिफ्टमेंट हुआ, अपलिफ्टमेंट से ये यहाँ से एक ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट हो गया, ये कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम है, एज अ कॉन्सिक्वेंस है। अब ये जो मेन ड्रेनेज चल रहा है, मेन रिवर स्ट्रीम चल रही है, अब इसका अगर हेडवर्ड इरोजन हो जाएगा पीछे की तरफ, तो ये बन जाएगा सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के अंदर आता है रिसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। रिसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली क्या है, मेन स्ट्रीम जो है ये चल रही है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, उसी के साथ साथ उसकी एक ट्रिब्यूटरी उसके साथ पैरेलल जब चलती है, इस तरह से देखो ये पैरेलल चल रही है बिल्कुल। सब्सिक्वेंट के अंदर जरूरी नहीं कि वो पैरेलल होगी, लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के साथ साथ उसकी कोई एक ट्रिब्यूटरी उससे पैरेलल हो जाती है और फिर उससे आके मिलती है 90 डिग्री में, ठीक है, इस तरह से 90 डिग्री में आके मिलती है सब्सिक्वेंट पे, तो वो कहलाता है रिसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, साथ ही आता है फिर एक ऑब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। मेन स्ट्रीम से एक रिवर चल रही है हमारी, वो तो कॉन्सिक्वेंट हो गया, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आके कोई अगर ट्रिब्यूटरी मिल रही है, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका ऑब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ओ से ऑपोजिट आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एंटीसीडेंट सुपर इम्पोस्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं डिस्कॉर्ड कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं, तो भाई रिलीफ में अगर लोकल रिलीफ के अंदर सब्सिडेंस हुआ, अपलिफ्टमेंट हुआ, उससे रिजल्ट होने वाला जो ड्रेनेज सिस्टम बना वो हमारा हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम भैया। ठीक है, अब उस कॉन्सिक्वेंट मेन स्ट्रीम के अंदर अगर हेडवर्ड इरोजन हो गया पीछे की तरफ, तो वो बन गया सब्सिक्वेंट। ठीक है, अब इस कॉन्सिक्वेंट के साथ साथ एक पैरेलल ट्रिब्यूटरी जो है साथ साथ उसके आ गई और वो उसको 90 डिग्री पे जाके मिल रही है, उस पे या सब्सिक्वेंट पे जाके मिल रही है। बात आपको ध्यान रखनी है, सेम डायरेक्शन में दोनों फ्लो होनी चाहिए। सब्सिक्वेंट भी जो इस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, और कॉन्सिक्वेंट भी उसी डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा रिसिक्वेंट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि भाई कॉन्सिक्वेंट की कोई ट्रिब्यूटरी है, वो उसके सेम डायरेक्शन में नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ओ से ऑपोजिट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्रेनेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट आपको बताना है। पहला है डायस्ट्रोपिक फोर्सेस वर्क डीप इनसाइड द अर्थ एंड प्रोड्यूस सडन चेंजेस। दूसरा है एपिरोजेनेटिक मूवमेंट्स आर डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। आपको बताना है इनमें से क्या आंसर होगा, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड नन ऑफ दीज। बताइए, ध्यान से पढ़ना है इसको और फिर बताना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। समय समाप्त होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि भाई डायस्ट्रोपिक फोर्सेस वर्क डीप इनसाइड द अर्थ, ये तो बिल्कुल सही है, एंड प्रोड्यूस सडन चेंजेस, ये गलत हो गया। डायस्ट्रोपिज्म का मतलब ये होता है कि भाई जो भी चेंजेस होंगे वो बहुत धीरे धीरे होंगे। डायस्ट्रोपिज्म का मतलब यही है कि अर्थ का डिफॉर्मेशन बहुत स्लो स्पीड में, बहुत स्लो स्पीड के अंदर होगा, वो स्पीड जो हम ह्यूमन आई से नोटिस भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम डायस्ट्रोपिज्म कहते हैं, और उसी से बनते हैं डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। तो सडन चेंज तो नहीं आएगा, जब सडन चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं कैटास्ट्रोपिक फोर्सेस, जिसके एग्जांपल होते हैं अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एपिरोजेनेटिक मूवमेंट्स आर डायस्ट्रोपिक फोर्सेस, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका होगा ओनली टू। ठीक है, इसका आंसर होगा ओनली टू। समझते हैं इसको। तो भैया एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ऐसे दो टाइप के फोर्सेस हैं जो आपस में काम कर रहे हैं, आपस में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। एक अर्थ की क्रस्ट को बनाता है, एक अर्थ की क्रस्ट को डेन्यूड करता है। ठीक है, इसलिए डेनोटेशन जो वर्ड आप सुनेंगे वो हमेशा यहां सुनेंगे, डेनोटेशन यहां होता है। और डायस्ट्रोपिज्म जो है वो आप यहां सुनेंगे। डायस्ट्रोपिज्म मतलब अर्थ का डिफॉर्मेशन जब बहुत स्लो स्पीड के अंदर हो रहा है, तो वो डायस्ट्रोपिज्म है। डेनोटेशन मतलब जब अर्थ का हम ब्रेकिंग डाउन कर रहे हैं, वियर एंड टियर कर रहे हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर बाय द एजेंट्स ऑफ इरोजन या वेदरिंग या डिपोजिशन, तो वो डेनोटेशन कहलाता है, जिसको हम डिग्रेडेशन भी कहते हैं। कई बार एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के साथ एक वर्ड अटैच होता है, डिग्रेड। ठीक है, और यहां पर होता है एग्रेड। ये क्रस्ट बनाने का काम करते हैं, ये क्रस्ट को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, ये बात को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो भैया एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ये अर्थ के नीचे काम करते हैं,
ठीक है, और ये अर्थ के अबव काम करता है, ये तो बिल्कुल बेसिक्स आपको पता होना ही चाहिए। टाइप्स अगर आप देखेंगे तो भैया एंडोजेनेटिक फोर्सेस दो तरह के होते हैं, बिल्कुल स्लो और बिल्कुल फास्ट। ठीक है, बिल्कुल स्लो के अंदर कौन से आएंगे, एपिरोजेनेटिक मूवमेंट्स। ठीक है, ये भी दो तरह के हो सकते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। दूसरा इसके अंदर आता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, एपिरोजेनेटिक हमेशा वर्टिकल होता है, अप डाउन। ठीक है, इसके साथ एक और एक है हॉरिजॉन्टल, जिसको हम ओरोजेनेटिक कहते हैं, जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, इसके अंदर आते हैं फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन एंड फोर्सेस ऑफ टेंशन। कंप्रेशन से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, ये कंप्रेशन जब होता है फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। टेंशन से क्या होता है, फॉल्ट बनती है, जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर टेंशन फोर्स लगते हैं। सडन मूवमेंट्स के अंदर आगे आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये भी अर्थ के अंदर हो रही है, अर्थ कोई भी अर्थ के अंदर होता है। ठीक है, तो ये एंडोजेनेटिक फोर्सेज जो होते हैं, इसका पहला जो है वो स्लो मूवमेंट्स, फास्ट मूवमेंट। स्लो मूवमेंट के अंदर दो, एपरोजेनेटिक जिसको कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग कहा जाता है, ओरोजेनेटिक जिसको माउंटेन बिल्डिंग कहा जाता है। एपरोजेनेटिक वर्टिकल होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, इसके अंदर दो आएंगे, कंप्रेशन फोर्सेस जिससे फोल्डिंग होती है, यहां पर भी दो होते हैं। फोल्डिंग के अंदर रैपिंग भी आती है इसके अंदर, और एक बेंडिंग भी आती है इसके अंदर। ठीक है, और फोर्सेस ऑफ टेंशन से क्या होगा, फॉल्ट्स बनेंगे। ठीक है, फॉल्ट्स भी फिर दो तीन तरह के होते हैं, स्ट्राइक स्लिप, डिप स्लिप फॉल्ट्स। ठीक है, और ये सडन मूवमेंट्स के अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस अर्थ के सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डिग्रेड करते हैं। तो वही वेदरिंग, जब बिना एजेंट्स ऑफ इरोजन से ओनली ग्रेविटी जहां पर आ जाएगा, तो भैया वो वेदरिंग हो गया। तो ये फिजिकल वेदरिंग हो गई, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी है भाई, कूलिंग एंड फ्रीजिंग साइकिल है। ठीक है, एक्सफॉयलेशन है, बहुत सारी चीजें, हाइड्रोलिक एक्शन है। केमिकल वेदरिंग के अंदर सोल्यूशन वगैरह आता है, कार्बोनेशन वगैरह आता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इसके साथ इरोजन आ गया। इरोजन के अंदर रनिंग वाटर जो है वो वी शेप वैली बनाता है, यू शेप वैली बनाता है, मींडर्स बनाता है, ऑक्सबो लेक बनाता है, डेल्टा बनाता है। इस तरह से ग्राउंड वाटर के जो हो गए हमने, ये सारे जो है वो डिस्कस हमने कर रखे हैं। ये सारे जो है वो इरोजन भी करते हैं, डिपोजिशन भी करते हैं, ये दोनों, इससे अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों ने शायद ये गलत किया होगा, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस तो आपने ये पढ़ लिया होगा डीप इनसाइड द अर्थ, लेकिन ये सडन चेंजेस कभी भी नहीं होगा। सडन चेंजेस हमेशा हमारे कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस के अंदर आएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, रेप्टिस डिसकंटिन्यूटी कहां पाई जाती है। पहला है आउटर इनर कोर के बीच में, दूसरा है सियाल सीमा के बीच में, तीसरा है सीमा नीफे के बीच में, और चौथा है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। बताइए रेप्टिस डिसकंटिन्यूटी कहां पाई जाती है। बताइए क्या होगा। समय समाप्त होता है, और इसका सही आंसर होगा वेरी इजी, अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में पाई जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये रेप्टिस डिसकंटिन्यूटी, ये हमारा पूरा देखो यहां से लेकर यहां तक ये हमारा पूरा मेंटल है। ठीक है, और ये इसका बीच की बाउंड्री हो गई। ठीक है, ये हमारा अपर मेंटल हो गया, ये हमारा लोअर मेंटल हो गया। इसके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है वो रेप्टिस डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। और भी देख लो, कॉन्ड्राइड हो गया हमारा क्रस्ट, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, मोर डिसकंटिन्यूटी लोअर क्रस्ट अपर मेंटल। ठीक है, गुटेनबर्ग हमारा हो गया लोअर मेंटल आउटर कोर, और इनर कोर और आउटर कोर के बीच में आती है हमारी लेमेंट डिसकंटिन्यूटी। ये कई बार क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेदरिंग। वेदरिंग से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट है, और आपको बताना है कि इनमें से सही क्या होगा, करेक्ट कोड आपको ढूंढना है। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। वेदरिंग जो है एक इन सिटू डिसइंटीग्रेशन एंड डिके ऑफ बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर रॉक्स। ठीक है, दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग, और जॉइंट्स इन द रॉक्स एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। आपको बताना है इनमें से क्या होगा, कोड्स चूज कीजिए, और आपका समय शुरू होता है अब। बताइए बताइए क्या होगा। समय समाप्त होता है, और देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कहता है। वेदरिंग एक इन सिटू डिसइंटीग्रेशन है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इन सिटू मतलब जहां पर जो चीज है वो वहीं पर ही उसकी जो है वो तोड़ फरोड़ हो रही है। ठीक है, यानी कि जो रॉक डिसइंटीग्रेशन है वो कोई दूसरी जगह जाके नहीं होता, बड़ा सा रॉक होता है, वो वहीं पर छोटे छोटे रॉक्स के अंदर टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, वेदरिंग के साथ हमने देखा था फिजिकल है, केमिकल है, ठीक है, बायोलॉजिकल है, ये सारे एक्शन काम करते हैं। उसकी वजह से बड़े बड़े रॉक बोल्डर छोटे छोटे डिब्री के अंदर टूटने लगते हैं। अब ये एक्सीटू कब बन जाएगा, जब इसको एजेंट्स ऑफ इरोजन उठा के कहीं और ले जाएंगे, तो फिर वो इरोजन कहलाता है। ये बात को ध्यान रखनी है। तो एक्सीटू डिसइंटीग्रेशन जहां पर होगा, यानी कि जब वो जगह अपनी छोड़ रहा है ओरिजिनल प्लेस,
तो वो इरोजन होता है। इन सिटू डिसइंटीग्रेशन यानी कि सेम जगह पर ही जब वो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है बड़े बड़े रॉक बोल्डर्स का छोटे में, तो वेदरिंग कहलाता है। दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग, तो ये गलत हो गया, हमने देखा था बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर ह्यूमन भी आएगा, एनिमल्स भी आएंगे। उसके बाद जॉइंट्स इन द रॉक्स एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, तो ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी एक रॉक ब्लॉक है और उसके अंदर इस तरह से यहाँ पे जॉइंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, पानी भी जाएगा, यहाँ पर पानी भी घुसेगा, यहाँ पर पानी फ्रीज भी होगा, ठीक है, यहाँ पर सॉल्ट वेदरिंग भी हो सकती है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो कोई भी रॉक्स के अंदर अगर जॉइंट्स और क्रैक्स हैं तो वहां पर वेदरिंग की चांसेस और उसके प्रोसेस बढ़ जाते हैं। तो कौन कौन से सही होते हैं, पहला सही होता है और थर्ड सही होता है, तो 1 एंड 3 क्या आंसर है, ए इसका आंसर हो जाएगा, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग थ्योरीज इन द ऑर्डर इन विच दे वर पब्लिश्ड। आपको बताना है ये सारी कॉन्टिनेंटल जो बिल्डिंग थ्योरीज हैं इनका आपको ऑर्डर बताना है, पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। ऑप्शंस में पढ़ देता हूं, पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दूसरा है कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, तीसरा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग और चौथा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बताइए, कोर्स दे रखे हैं, टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या होगा, ABCD बताइए। समय समाप्त होता है, तो देखते हैं पहला ऑर्डर क्या है भाई। पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, हाँ ये बिल्कुल सही है, 1912 के आसपास ये आई थी। दूसरा है कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, ये आर्थर होम्स ने दी थी, ये हमारे 1929 या 1930s के आसपास थी। उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ये मुझे जहां तक याद आ रहा है ये 1960s में आई थी, और लास्ट में आई थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 1970s में। तो 1 2 3 4 बहुत ईजी था ये। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 कहां है, बी इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है, बी 1 2 3 4। यहां देखते हैं, पहले हम 1912 में आई है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। उसके बाद 1929 में आई है आपकी कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। उसके बाद 1960s में आई है आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और 1917 में आई है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसने सी फ्लोर स्प्रेडिंग को भी मिलाया, जिसने कन्वेक्टिव करंट थ्योरी को भी मिला के एक कंबाइंड थ्योरी आई है। बहुत सारे साइंटिस्ट इसके साथ पीछे थे, तो ये इसका सही टाइमलाइन बनता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक, ये 12 को ध्यान रखनी। तो ये इसका सही ऑर्डर बनता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं और आपको ये आने चाहिए। तो ये हमने कर लिया है जियोमॉर्फोलॉजी, और यहां पर समाप्त होता है जियोमॉर्फोलॉजी का पूरा ये पार्ट। और इसके बाद हम जो भी वीडियो लाएंगे वो एक नेक्स्ट यूनिट पे आएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर आप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे होंगे, अपना क्वेश्चन बैंक बना रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यूजीसी नेट का हमारा एक कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हम ये इस तरह की चीजें कराते हैं। 10 यूनिट्स यहाँ पर होती है, साथ में मॉक टेस्ट होता है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं जीवन भर के लिए। और डाउट्स एंड डिस्कशन के लिए मैं हमेशा तैनात रहता हूँ, आपके डाउट्स एंड डिस्कशन क्लियर करने के लिए। 10 यूनिट्स का ये पूरा मटेरियल जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बनाया गया है। कोशिश की गई है कि इसको यूपीएससी लेवल तक टच किया जाए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अगर यूजीसी नेट का लेवल बढ़ता है तो आप उसमें कोई भी जो है दिक्कत नहीं देख पाएंगे। 10 यूनिट्स का मिलता है, साथ में आपको ऑर्डरली फॉर्मेट के अंदर पीडीएफ मटेरियल मिलता है, और आपको मॉक टेस्ट भी, कॉम्प्लीमेंट्री मॉक टेस्ट मिलते हैं। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले मैं यही कहता हूं कि आप पहले डेमो लेक्चर्स जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 डेमो लेक्चर्स लगा रखे हैं, अगर आपको और डेमो लेक्चर चाहिए तो आप मुझसे मैसेज करके मांग सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ यहीं से आपको मिलेगा। और ये जो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये 3 लेक्चर लगा रखे हैं, सेंटर बेस्ड थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और माइग्रेशन मॉडल्स, इसको आप जरूर देखिए, टॉपिक कवर होता है। और अगर आपको ज्वाइन करना है, कोर्स में एनरोल करना है, तो आप जरूर बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वन।